बिहार में इन दिनों दो बातों की चर्चा सबसे ज्यादा है, एक उपचुनाव को लेकर और दूसरा बाढ़ को लेकर। जो बिहार राज्य है, जो बिहार सूबा है, वो लगातार ये दंश क्यों झेल रहा है, इसको लेकर जो मंत्री हैं उनका दौरा भी लगातार चल रहा है। और जिस इलाके में दौरा हुआ उस इलाके में हम मौजूद हैं, उस मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। और हमारे साथ जो नेता मौजूद हैं, कह सकते हैं कि वो विधान पार्षद हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। इंडिपेंडेंट हालांकि चुनाव जीता, निर्दलीय है, लेकिन जो समर्थन है वो बीजेपी की तरफ है। सर्वेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दो बातों की चर्चा इसलिए कि बिहार में उपचुनाव को लेकर जो राजनीति है, जो सियासी हलचल है, वो काफी तेज है और इसके बाद जो सियासी समीकरण होंगे शायद बदल जाएंगे। बाढ़ को लेकर जो चीजें हैं, हर बार ये राज्य जो है ये दंश लगातार झेल रहा है। चूंकि इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं सर्वेश कुमार सिंह, तो बात की शुरुआत करेंगे बाढ़ को लेकर, फ्लड को लेकर। आखिर ये चीजें संभाली क्यों नहीं जा रही है और लगातार ये जो इलाका है, बाढ़ प्रभावित जो इलाका है, लगातार इन चीजों से क्यों प्रभावित रहता है, कहाँ पे कमियां रह गई हैं और क्यों इच्छा शक्ति की कमी है, कहाँ पर काम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो ये चीजें हैं वो दूर होंगी। हमारे साथ मौजूद है विधान पार्षद कद्दावर नेता सर्वेश कुमार सिंह जी। संजय झा का दौरा होता है सर, और लगातार फिर से रटी रटाई जो चीजें हैं वो आता है कि हम आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसके बाद चीजों पर फैसला करेंगे। आखिर ये चीजें क्यों नहीं सुधर पा रही हैं? देखिए, बाढ़ की समस्या और इसका समाधान, ये टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक और चैप्टर होता है पढ़ने के लिए। तीन ढंग से समाधान है। एक है दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, मीडियम टर्म सॉल्यूशंस और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पर हम लोग ज्यादा केंद्रित करते हैं अपने आप को। बाढ़ के विषय को आपदा से हम मिक्सअप कर रखे हैं। बाढ़ का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है बहुत लॉन्ग टर्म अब ये चला गया। अब ये बाढ़ का विषय क्लाइमेट चेंज से जुड़ गया, ग्रीन हाउस के गैसेस के इमिशन से इसका जुड़ाव हो गया। और लॉन्ग टर्म में नदियों को कैसे हम साफ रखें, कैसे उनके सेडिमेंट्स को, जो नदियों में जो बालू भरता है, गाद जो भर रहा है, उसको कैसे ठीक करें, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है। दूसरा मीडियम टर्म सॉल्यूशन है कि नदियों के बहाव को हम कैसे रेगुलेट करें, अब जलमार्ग हम कैसे विकसित करें। चाइना में इतना जलमार्ग है, अमेरिका में, ये लॉन्ग टर्म विषय है। मीडियम टर्म में कुछ सॉल्यूशंस आए हैं, उस पर काम हो रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने सिर्फ आपदा पर केंद्रित करते हैं। तो कुल मिला करके जब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और अच्छे लोग पॉलिसी को बनाने के काम में लगेंगे, तब जाके इसका समाधान निकलेगा। सर्वेश कुमार सिंह का चयन हमने क्यों किया? जिस इलाके में हम मौजूद हैं, मैंने बताया भी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का इलाका आता है। दरभंगा स्नातक क्षेत्र से ये पार्षद हैं, चुनाव जीते हैं और हाउस में पहुंचे हैं, कह सकते हैं विधायक हैं। और जिस तरीके से आवाज बुलंद करनी चाहिए, आवाज को बुलंद किया। लेकिन इनकी कर्म भूमि है मटिहानी, कह सकते हैं कि जो शायद जो जन्मभूमि भी है वो भी यही आसपास का इलाका है। तो बड़ा फर्ज इनका बनता है ये इलाका, जो लगातार ये जो चीजें यहाँ से जो लोग जूझ रहे हैं उसको लेकर आवाज भी उठाई जाए। थोड़ी देर पहले संजय झा साहब से इन्होंने बात करने की भी कोशिश किया और शायद हो सकता है जो मुद्दे होंगे, मसले होंगे, इसके आसपास ही इर्द गिर्द होंगे। तो क्या कर्म भूमि को लेकर भी आप हाउस में सवाल उठाएंगे? नहीं, जरूर। देखिए, हमारी संस्कृति में जन्मभूमि को जननी कहा गया है, माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए हाउस में सब उठाएंगे, नहीं उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे। उसमें जैसे मैंने कहा, संसाधनों की कमी है और सारे कई फॉर्मेलिटीज हैं। अब जैसे नेशनल सेडिमेंटेशन पॉलिसी बन रहा है, तो उसमें केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और राज्य सरकार के विमर्श के लिए भेजा गया है। इसमें माननीय मंत्री संजय झा जी ने विधान परिषद में ये जवाब में दिया। तो ये बात पिछले इसी साल मार्च की है, तब 4-6 महीने बीते हैं। सरकार ने निश्चित रूप से कुछ काम किया होगा। ये जो सेडिमेंटेशन की जो पॉलिसी है, ये अगर बनेगा तो नदियों के गाद के सफाई का काम शुरू होगा, तो कम बारिश, जैसे इस बार कम बारिश हुआ, तो नदियां ज्यादा पानी को रिटेन कर सकेंगी। और बाढ़ की समस्या खाली मटिहानी की समस्या नहीं है, ये तो गंगा की और जो ट्रिब्यूटरीज है उनकी है।
मटिहानी विशेष रूप से प्रभावित इसलिए है कि गंगा का बड़ा पूरे क्षेत्र को गंगा के किनारे, जैसे हमारा खुद का प्रखंड सामो है, पूरा दियारा है, चारों तरफ से गंगा से ही घिरा हुआ है। उसके आगे आप मटिहानी प्रखंड है, कुछ बरौनी प्रखंड का भाग है जो मटिहानी विधानसभा के क्षेत्र है, सब में नदी है। कहीं कहीं कटाव भी इसमें है, वो ज्यादा चिंताजनक बात है। वो फ्लड प्रोटेक्शन के साथ वो इम्बैंकमेंट को बनाने का काम, कटाव को रोकने का काम, सॉइल इरोशन जो हो रहा है, गांव गिर रहे हैं, घर गिर रहे हैं, खेत गिर रहे हैं, उसको रोकने का काम। इस इलाके का हमने चयन क्यों किया, मैं फिर से बता दूं कि मटिहानी विधानसभा इलाके में हम मौजूद हैं। दरअसल इसकी सीमा रेखा मोकामा विधानसभा से भी मिलता है और यहाँ से प्रत्याशी रह चुके हैं सर्वेश कुमार सिंह। तो जब इस विधानसभा की सीमा रेखा मोकामा से लगातार मिलती रहती है तो वहाँ पे पार्टी का जो प्रदर्शन है, कह सकते हैं अच्छा प्रदर्शन होने जा रहा है बीजेपी का मोकामा में। और शायद 20 सालों में पहली बार अनंत कुमार सिंह बैकफुट पर हैं, थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो फिर सर्वेश जी ने अब तक मोकामा का रुख क्यों नहीं किया? जब इनका विधानसभा क्षेत्र सीमावर्ती इलाके में मौजूद है तो इनका फर्ज बनता है, क्या बुलावा नहीं आया या आम लोगों को जो संबोधित करना था? इनके वोट बैंक बहुत ज्यादा है और चूंकि बहुत कुछ है भी मोकामा में, रिश्तेदारी और नाते वगैरह भी, तब भी रुख क्यों नहीं किया सर आपने? मोकामा में देखिए, मोकामा का जो इलेक्शन का हिस्ट्री है, वहाँ पार्टियां तो हैं लेकिन पर्सनालिटीज भी हैं। मोकामा का चुनाव पिछले, हमको लगता है 95 में वहाँ स्वर्गीय हो गए हैं दिलीप सिंह जी, वहाँ के विधायक थे, आरजेडी सरकार में मंत्री भी थे। तो उनको हराने का काम वहाँ से सूरजभान जी ने किया था। तो और दिलीप सिंह जी के छोटे भाई अनंत सिंह जी हैं। तो मोकामा में ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं। अनंत सिंह जी भी बहुत कद्दावर हैं, वो जिस भी पार्टी में रहे वो चुनाव जीतते रहे, निर्दलीय भी जीते, आज दूसरी पार्टी में रह के भी स्थिति क्या है? और सूरजभान जी भी जीतते रहे। ये दोनों लोग वहाँ प्रभावशाली हैं और दोनों जो महागठबंधन है और एनडीए है, भाजपा और राजद, जदयू, ये सब वहाँ बहुत प्रभावशाली भूमिका में है। और चुनाव के बारे में कुछ कयास करना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ते रहा हूँ, हारते जीतते रहा हूँ, एकदम अनुमान मिलता नहीं है। लेकिन इस बात को सब लोग मानेंगे कि वहाँ संघर्ष कांटे का है, मुकाबला कांटे का है। हार जीत लास्ट मिनट में क्या होगा, मैनेजमेंट चुनाव का बूथ लेवल मैनेजमेंट होता है, लास्ट मिनट में कुछ वोटर्स जो अनडिसाइडेड होते हैं वो स्विंग भी करते हैं। तो सर आपका जाना तो बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे साबित होता है ना, तो चुनाव इक्वेशन जो है वो थोड़ा चेंज होता है। सवाल यही है कि रुख नहीं किया, फिजिकली आते जाते तो वही रास्ता है हम लोगों का। जो अपने संपर्क में लोग हैं उनको कहते ही हैं कि आप सही उम्मीदवार का चयन कीजिए, उसमें कोई तो बात नहीं है। फॉर्मल तो प्रोग्राम, चूंकि चुनाव आयोग के भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, खर्चे का हिसाब देना होता है, मीटिंग्स का हिसाब देना होता है, तो पार्टी में जो मैनेजमेंट चलता है इस सब बातों को ध्यान में रख करके लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोकामा के बगल में बेगूसराय मौजूद है और बेगूसराय में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र आता है और कह सकते हैं यहाँ से मोकामा विधानसभा की दूरी शायद अगर हम देखें तो 20 किलोमीटर के आसपास में शायद होना चाहिए। लेकिन सर्वेश जी का अभी तक वहाँ नहीं पहुँचना भी बहुत एक सवाल भी पैदा करता है। लेकिन 1995 के बाद पहली बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया है। लगभग 27 सालों के बाद बीजेपी का प्रत्याशी मोकामा में है और इस बार कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। और सर्वेश जी ने बताया भी है इस बार जो पलड़ा है बीजेपी का भारी रहेगा और गाय बगाए जाते भी रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते भी रहते हैं कि वोट किसे करना भी है। सर, चूंकि आप जो नेता हैं वो सभी वर्ग के नेता हैं, आप हिंदू भाइयों के हैं, मुस्लिम भाइयों के हैं और तमाम लोगों के सर्वेश जी नेता हैं। तो चूंकि लोक आस्था का महापर्व है, छठ है, तो तमाम जनता के नाम क्या शुभकामना संदेश आपका है? क्या संदेश? छठ पर्व जो है ये प्रकृति की पूजा है बिना किसी भेदभाव के, और यही हमारा ट्रू नेचर है। सभी जाति, सभी धर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन में
शुचिता लाना चाहिए, स्वच्छता लाना चाहिए, संयम लाना चाहिए, संयम विचार का, संयम व्यवहार का। तो पूरे हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की है, हमारी संस्कृति कोलैबोरेटिव है, हमारी संस्कृति कॉम्पिटिटिव नहीं है। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें और वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो कंसेप्ट है, यही हमारा ओरिजिनल विषय है। और छठ पर्व में आप देखिए सबसे इसमें अच्छी चीज है और इंटरेस्टिंग चीज है कि सूर्य भगवान जो मेल गॉड हैं उनकी पूजा होती है और छठी मैया उनकी भी पूजा होती है। बाकी पर्व में देखेंगे कि वो शक्ति स्वरूपा अलग हो गई और, लेकिन यहाँ दोनों की पूजा होती है और बहुत साधारण ढंग से प्रकृति से प्राप्त चीजों को। आज भी छठ पर्व ज्यादा, जैसे आप दिवाली में देखते हैं कि बड़े बड़े तोहफे और पैकिंग आ गया है, लेकिन छठ वही सूप में होता है, वही डालों में होता है, वही नदी के पानी में और जल तीर्थ को भगवान भास्कर को अर्घ दे करके होता है। इस पर अभी वो मॉडर्निटी और कंज्यूमरिज्म हावी नहीं हुआ। वही हल्दी, सुथनी, गन्ना और ये चीजें प्रसाद स्वरूप चढ़ती हैं, मूली। तो ये छठ जो है ये हमारा मूल पर्व है। हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमारा मूल पर्व है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कंज्यूमरिज्म से और रुपये पैसे से हावी हुए। आप कभी किसी को देखा नहीं कि सोने के छठ में वो बहुत अमीर है तो अर्घ दे रहे हैं भगवान को, वही सूप के छठ में अर्घ देते हैं। तो छठ तो हमारा मूल पर्व है और यही संदेश और यही कामना ईश्वर से कि सबको सुखी बनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और सब वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी सांस्कृतिक जो हमारी पहचान है, हम उसको मजबूत करें। ईश्वर सबको स्वस्थ रखें, सबको निरोग रखें। सब लोगों के प्रति हृदय से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ विनम्र मृदुभाषी व्यवहारी सर्वेश कुमार सिंह मौजूद रहे और सभी मुद्दों पे बहुत खुल के इन्होंने बेबाकी के साथ बताया कि क्या सूरत हाल राज्य के हैं और किस तरीके से जो राजनीति है वो हो रही है। साथ ही जिस तरीके से इन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके को लेकर दूरगामी जो प्रयास हैं, जो उपाय हैं वो बताए, वो शानदार है और शायद मंत्री के कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। उपचुनाव को लेकर भी इन्होंने कहा कि बस कुछ देर की बात है, यहाँ पर कांटे का संघर्ष जरूर है लेकिन जीत पार्टी की होगी। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विनम्र मिश्रा।